क्या मरे हुए लोग वापस आकर किसी की जान बचा सकते हैं? ये कहानी एक ऐसे फोन की है जो जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि मुर्दों के बात करने के लिए बचता है। यह खौफनाक दास्तां हमें ले जाती है 1978 के उस दौर में जहां अमेरिका के एक छोटे से शहर की दीवारों पर बच्चों के लापता होने के पोस्टर समय के साथ पीले पड़ रहे थे और हवाओं में एक अनजाना डर समाया हुआ था, क्योंकि ग्रैबर नाम का एक रहस्यमय साया मासूम बच्चों को निगल रहा था। इसी डरावने माहौल के बीच हमारी मुलाकात फिनी नाम के एक शर्मीले और डरे हुए लड़के से होती है, जो बेसबॉल के मैदान में ब्रूस नाम के एक होनहार खिलाड़ी को शानदार शॉट लगाते हुए देख रहा है। ब्रूस पूरे शहर का चहेता था और उसकी जीत पर सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी खेल होने वाला है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद जब ब्रूस अपनी साइकिल से अकेले घर जा रहा होता है तो एक काली वैन खामोशी से उसका पीछा करती है और एक सुनसान सड़क पर आकर रुकती है। इससे पहले कि ब्रूस कुछ समझ पाता, उस वैन से काले गुब्बारे बाहर निकलते हैं और वो साया उसे हमेशा के लिए अंधेरे में खींच लेता है, जिससे शहर में दहशत का माहौल और भी गहरा हो जाता है। अगला दृश्य हमें एक ऐसे घर की चार दीवारी में ले जाता है जहां हवा में सुकून नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ तैर रहा था। फिनी और उसकी बहन ग्वेन अपने शराबी पिता के कदमों की आहट से ही सहम जाते हैं, क्योंकि मां के गुजरने के बाद वो पिता कम और एक जालिम इंसान ज्यादा बन चुका था, जो नशे में अक्सर उन मासूमों पर अपना कहर बरपाता था। सहमे हुए कदमों से जब दोनों भाई बहन स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में दीवार पर लगा एक और लापता बच्चे का पोस्टर फिनी के दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। ग्वेन उस किडनैपिंग के बारे में बात करना चाहती है, मगर फिनी, जो स्वभाव से बहुत डरपोक है, इस भयानक सच का सामना करने से भी कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि बुराई का नाम लेने से वो और करीब आ जाती है। कुछ देर बाद स्कूल के बाथरूम में जब कुछ आवारा लड़के फिनी को अकेला पाकर उसे घेर लेते हैं, तभी वहां फिनी का जिगरी दोस्त रॉबिन एक मसीहा बनकर आता है और उन लड़कों को वहां से खदेड़ देता है। रॉबिन ही वो एकमात्र ढाल था जो फिनी को इस क्रूर दुनिया से बचाए हुए था। लेकिन कहानी में असली रहस्य तब गहराता है जब स्कूल में दो डिटेक्टिव ग्वेन को ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें पता चला था कि ग्वेन ने अपने किसी दोस्त को एक अजीब सपने के बारे में बताया था, जिसमें उसे काले गुब्बारे दिखे थे, और पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें वारदात की जगह पर ठीक वैसे ही काले गुब्बारे मिले थे। डिटेक्टिव्स को शक होता है कि ग्वेन कुछ छिपा रही है, मगर वो मासूमियत से बताती है कि उसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो सच हो जाते हैं, और यहीं से हमें इशारा मिल जाता है कि आने वाला खतरा सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि कुछ पारलौकिक भी होने वाला है। अगली सुबह फिनी की नींद एक खौफनाक शोर से टूटती है और सामने का मंजर उसकी रूह कपा देता है, क्योंकि उसका जालिम पिता नशे के जुनून में उसकी छोटी बहन ग्वेन पर बेल्ट से कहर बरपा रहा था। ग्वेन दर्द से बिलखते हुए सफाई देती है कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद उसके सपनों की पूछताछ करने स्कूल आए थे, मगर पिता उसकी एक नहीं सुनता और उसे चेतावनी देता है कि वो अपने इन झूठे सपनों का जिक्र फिर कभी न करे। फिनी मुट्ठियां भींचे अपनी बहन को पिटते हुए देखता रहता है, मगर अपनी लाचारी और पिता के खौफ के आगे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अभी वो इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि शहर पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है, जब फिनी को हमेशा बचाने वाला उसका जिगरी दोस्त रॉबिन उस काली वैन के अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। रॉबिन के लापता होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढती है, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगता। अपने दोस्त को खोने के बाद फिनी बुरी तरह टूट जाता है और आखिरी उम्मीद में अपनी बहन से मिन्नत करता है कि वो अपने सपनों की ताकत से रॉबिन का पता लगाने की कोशिश करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब ग्वेन अपनी सहेली के घर चली जाती है तो फिनी अकेला घर की तरफ चल पड़ता है। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। तभी सड़क किनारे उसे वही मनहूस काली वैन दिखाई देती है जहां एक आदमी अपना सामान गिराने का नाटक करता है। फिनी इंसानियत के नाते उसकी मदद करने लगता है और वो आदमी उसे जादू दिखाने की बातों में उलझा लेता है। फिनी को खतरे की गंध आती है, मगर इससे पहले कि वो भाग पाता, वो दरिंदा उस पर बेहोशी का स्प्रे छिड़क देता है और फिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जब फिनी को होश आता है तो वो खुद को एक ठंडे, सीलन भरे और अंधेरे तहखाने में कैद पाता है, जहाँ की खामोशी ही किसी को पागल करने के लिए काफी थी। उसके सामने वो नकाबपोश अपहरणकर्ता खड़ा होता है, जो बेहद डरावनी शांति के साथ उसे फुसलाने की कोशिश करता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन फिनी की डरी हुई आंखें जानती थीं कि वो एक दरिंदे के चंगुल में फंस चुका है। वो आदमी उसे उस काल कोठरी में बंद करके चला जाता है और लोहे के भारी दरवाजे के बंद होते ही फिनी बदहवास होकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वो दीवारों को टटोलता है, मगर वहां से भागना नामुमकिन था।
तभी अंधेरे में उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने काले टेलीफोन पर पड़ती है। वो दौड़कर फोन के पास जाता है और कांपते हाथों से नंबर मिलाने की कोशिश करता है ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदें कांच की तरह बिखर जाती हैं। जब उसकी नजर लटकते हुए तार पर पड़ती है जो बीच से कटा हुआ था, वो बुरी तरह टूट जाता है और हताश होकर रिसीवर को वापस रखकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, मगर वो मासूम इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिसे वो एक खराब और बेकार मशीन समझ रहा है, असल में इस मौत के कुएं से बाहर निकलने का सबसे गहरा और खौफनाक रहस्य उसी काले फोन के अंदर छिपा बैठा है। फिनी के अचानक गायब हो जाने से उसके घर में कोहराम मच जाता है। पुलिस और परिवार वाले उसे पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढते हैं, मगर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ उस अंधेरे तहखाने में फिनी उम्मीद खोकर बैठा था। लेकिन तभी वहां कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान के नियमों को पूरी तरह चुनौती दे देता है, क्योंकि उस जानलेवा सन्नाटे को चीरते हुए दीवार पर टंगा वो खराब और तार कटा हुआ फोन अचानक घनघना उठता है। फिनी घबराकर जैसे ही उसे उठाता है, तभी पीछे से किडनैपर आ धमकता है और उसे डराते हुए कहता है कि यह फोन बरसों से बंद पड़ा है और यह नहीं बच सकता। फिनी गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता है कि उसे जाने दो और पूछता है कि क्या उसने ही उसके दोस्तों को मारा है, मगर वो दरिंदा साफ इनकार करते हुए दरवाजा बंद करके चला जाता है। फिनी मदद के लिए चिल्लाता है, मगर उस साउंड प्रूफ कमरे में उसकी चीखें दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती हैं और वो मायूस होकर बैठ जाता है। तभी वो फोन फिर बजता है। फिनी फोन उठाता है, मगर उधर सिर्फ खामोशी थी। थककर जब वो सो जाता है तो फोन की तेज घंटी उसे फिर झकझोर देती है। वो कांपते हाथों से रिसीवर उठाता है, तभी एक डरावनी और भारी आवाज उसका नाम फिनी पुकारती है, जिसे सुनकर वो दहशत में पीछे गिर पड़ता है और फोन काट देता है। लेकिन फोन बार बार बजता रहता है और जब वो हिम्मत करके दोबारा बात करता है तो उसे ब्रूस की आवाज सुनाई देती है। वही ब्रूस जो सबसे पहले गायब हुआ था। ब्रूस की आत्मा उसे बताती है उसे बेसमेंट के फर्श पर एक ऐसी जगह पता है जहां की मिट्टी कच्ची है और वहां से खोदकर फिनी बाहर निकल सकता है। फिनी जीने की एक उम्मीद पाकर ब्रूस के बताए रास्ते पर पागलों की तरह गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। वो सबूत मिटाने के लिए मिट्टी को टॉयलेट में बहा देता है और खोदे हुए गड्ढे को मैट से छिपा देता है ताकि किडनैपर को शक ना हो। और आखिरकार लगातार मेहनत करने के बाद वो थकान से चूर होकर वहीं सो जाता है। अगली सुबह फिनी बेसमेंट के एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ बैठा था। तभी लोहे के उस भारी दरवाजे के खुलने की चरमराहट होती है और फिनी की सांसें अटक जाती हैं। किडनैपर उसके लिए नाश्ता लेकर आता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक शैतानी खेल चल रहा था। जाते समय वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता है, मानो फिनी को भागने का न्योता दे रहा हो। फिनी को लगता है कि यह उसकी आजादी का एकमात्र मौका है और वो जैसे ही कदमों को दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, तभी उस मनहूस सन्नाटे में वो काला फोन फिर से घनघना उठता है। फिनी रिसीवर उठाता है तो दूसरी तरफ से बिली नाम के लड़के की घबराई हुई आवाज आती है, जो उसे चेतावनी देती है कि ऊपर मत जाना, ये एक जाल है। यहाँ डर का माहौल और गहरा हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिल्ली की आत्मा ठीक फिनी के पास खड़ी थी, जिसे वो देख नहीं पा रहा था। वो रूह उसे बताती है कि किडनैपर नॉटी बॉय नाम का एक खूनी खेल खेल रहा है और वो ऊपर बेल्ट लेकर इंतजार कर रहा है ताकि जैसे ही तुम दहलीज पार करो वो तुम्हें बेरहमी से पीट सके। बिली की बातों पर यकीन करने के लिए फिनी हिम्मत जुटाकर दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ता है और दरवाजे की दरार से झांकर देखता है तो उसका खून जम जाता है, क्योंकि सच में वो दरिंदा हाथ में चमड़े की बेल्ट लिए शिकार के आने का इंतजार कर रहा था। बिली की वो कॉल फिनी की जान बचा लेती है और वो खामोशी से उल्टे पैर वापस नीचे बेसमेंट में लौट आता है। उस मौत के जाल से बाल बाल बचने के बाद वो चुपचाप अपना खाना खाकर सोने का नाटक करता है ताकि उस हैवान को शक न हो। थोड़ी देर बाद उस मनहूस सन्नाटे में वो काला फोन फिर से घनघना उठता है और फिनी के पास रखी पानी की बोतल अपने आप हिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इशारा कर रही हो। फोन पर एक आवाज उसे बताती है कि सामने वाली दीवार के अंदर एक मजबूत केबल छिपी है, जिसे वो बेसमेंट की ऊंची खिड़की की ग्रिल में फंसाकर ऊपर चढ़ सकता है। बोतल तेजी से घूमकर खिड़की की तरफ इशारा करती है और फिनी नई उम्मीद के साथ दीवार खोदकर वो केबल निकालता है। वो पूरी ताकत लगाकर केबल को खिड़की की सलाखों में फंसाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसे एक और धोखा देती है, क्योंकि खिड़की की लोहे की ग्रिल ही दीवार से उखड़कर उसके साथ नीचे आ गिरती है। अब ऊपर चढ़ने का कोई सहारा नहीं बचा था और यह देखकर फिनी पूरी तरह टूटकर हताश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स सुराग ढूंढते हुए घर घर जाकर पूछताछ कर रहे होते हैं और वो एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां एक अजीब सा सनकी आदमी उन्हें अंदर बुलाता है। वो दावा करता है कि उसने इस केस पर खुद रिसर्च की है और एक नक्शा दिखाकर पूरे यकीन से कहता है कि लापता बच्चे इसी इलाके में कहीं होने चाहिए। डिटेक्टिव्स उसकी बातों को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और जब पूछते हैं कि वो यहाँ कब से है तो वो बताता है कि वो कहीं और रहता है।
और यह उसके भाई का घर है। पुलिस उसे सीरियस नहीं लेती और वहां से चली जाती है। लेकिन डिटेक्टिव के जाने के बाद एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हम देखते हैं कि फिनी असल में उसी घर के बेसमेंट में कैद है और पुलिस अनजाने में उस कातिल के घर की चौखट तक आकर भी खाली हाथ लौट जाती है। थोड़ी देर बाद किडनैपर फिर से खाना लेकर नीचे आता है और फिनी को आजमाने के लिए उसका नाम पूछता है। फिनी डरते हुए अपना नाम टेलर बताता है, जिस पर वो दरिंदा चिढ़ जाता है और कहता है कि अगर तूने सच बोला होता तो शायद मैं तुझे छोड़ देता। वो फिर से वही चाल चलते हुए दरवाजा खुला छोड़कर ऊपर चला जाता है। फिनी जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है वो काला फोन फिर बज उठता है, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आती। फिनी समझ जाता है कि यह उसे रोकने का इशारा है, क्योंकि वो शैतान ऊपर बेल्ट लेकर नॉटी बॉय गेम खेलने का इंतजार कर रहा था। फिनी समझदारी दिखाते हुए वापस गद्दे पर लेट जाता है। तभी अंधेरे में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और जब वो टॉर्च जलाता है तो उसका खून जम जाता है, क्योंकि हवा में एक लड़के की आत्मा लटक रही थी। वो पूरी तरह घबरा जाता है। तभी वो आत्मा फोन की तरफ इशारा करती है। फिनी फोन उठाता है तो उधर से वैंस नाम के लड़के की आवाज आती है जो उसे चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। फिनी पूछता है कि उसने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं, तो वैंस बताता है कि तुम उसके साथ नॉटी बॉय गेम नहीं खेल रहे और जब तक तुम गलती नहीं करोगे वो तुम्हें मार नहीं पाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि तुम नियम तोड़ो। फिर वैंस बताता है कि किडनैपर अब इंतजार करते करते कुर्सी पर ही सो गया है और यही भागने का सही मौका है। वो उसे मेन गेट के लॉक के बारे में बताता है, जिसका पिन उसने दीवार पर कहीं लिखा था, मगर उसे पूरा कॉम्बिनेशन याद नहीं आ रहा था। फिनी दीवार पर लिखे धुंधले नंबरों को ढूंढ तो लेता है, लेकिन सही कोड के लिए उसे खुद कोशिश करनी थी। फिनी कलेजा मुंह में रखकर दबे पांव ऊपर जाता है और देखता है कि वो हैवान गहरी नींद में है। वो रेंगते हुए मेन गेट तक पहुंचता है और कांपते हाथों से लॉक का कॉम्बिनेशन मिलाने लगता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल जाता है। फिनी जैसे ही बाहर की खुली हवा में कदम रखता है, दरवाजे की हल्की सी चरमराहट से किडनैपर की नींद खुल जाती है। फिनी रात के सन्नाटे में अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन किडनैपर अपनी वैन से उसका पीछा करता है और सड़क पर जोरदार टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। फिनी की आजादी का सपना टूट जाता है और वो दरिंदा उसे वापस घसीटते हुए लाता है और बेसमेंट में पटक कर चला जाता है, जिससे फिनी की उम्मीदें एक बार फिर अंधेरे में दम तोड़ देती हैं। पिछली नाकाम कोशिश के बाद फिनी पूरी तरह टूटकर जमीन पर पड़ा था। तभी वो मनहूस फोन फिर से घनघना उठता है और इस बार फिनी डरने की बजाय गुस्से में रिसीवर उठाकर चिल्लाता है। तभी उसे वैंस ऊपर की भारी आवाज सुनाई देती है, जिसकी रूह ठीक उसके पीछे गद्दे पर बैठी थी। वैंस उसे चेतावनी देता है कि आज ही वो दिन है जब किडनैपर उसे मार डालेगा, इसलिए वक्त बहुत कम है। वो उसे टॉयलेट के पीछे वाली दीवार के बारे में बताता है जो सीलन की वजह से कच्ची हो चुकी है और उसके ठीक पीछे एक फ्रीजर रूम है जहां से स्टोर रूम होकर भागने का रास्ता मिल सकता है। फिनी उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन वैंस की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो चीख कर कहता है कि मैं यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए कर रहा हूँ, और उसका गुस्सा इतना तेज था कि बेसमेंट में रखी कांच की बोतलें हवा में उड़कर दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ फिनी की बहन ग्वेन को अपने बाथरूम में एक बहुत ही साफ विजन आता है, जिसमें वो खुद को पुलिस वैन में बैठा देखती है और वैंस की आत्मा उसे उस घर का रास्ता दिखा रही होती है जहाँ फिनी कैद है। इधर फिनी जीने की आखिरी उम्मीद लेकर टॉयलेट के भारी ढक्कन से पागलों की तरह उस दीवार को तोड़ने में जुट जाता है। घंटों की मेहनत के बाद वो सुराख बनाकर फ्रीजर रूम में घुसने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे जाती है, क्योंकि फ्रीजर का भारी दरवाजा बाहर से लॉक था। उसने पूरी जान लगाकर धक्का दिया, मगर वो टस से मस नहीं हुआ और इस आखिरी उम्मीद के टूटने पर फिनी बुरी तरह बिखर जाता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। फिनी जब हार मानकर आंसुओं में डूबा होता है, तभी वो काला फोन अपनी आखिरी और सबसे अहम घंटी बजाता है। फिनी रिसीवर उठाता है और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त रॉबिन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे हौसला देते हुए कहता है कि आज वो दिन है जब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा। रॉबिन उसे समझाता है कि अब भागने का नहीं बल्कि उस हैवान का सामना करने का वक्त आ गया है, और वो उसे उस बेकार फोन को ही अपना सबसे घातक हथियार बनाने का तरीका बताता है। फिनी तुरंत हरकत में आता है। वो रिसीवर के अंदर उस खोदी हुई मिट्टी को ठूंसकर उसे पत्थर जैसा भारी बना देता है और ग्रिफिन की बताई हुई केबल से जमीन पर एक जाल बिछाकर किसी शिकारी की तरह अंधेरे में छिप जाता है। उधर ग्वेन अपने सपनों के नक्शे के सहारे पुलिस को एक सुनसान घर तक ले आती है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और बेसमेंट में खुदाई शुरू करती है, जहां उन्हें लापता बच्चों की लाशें तो मिल जाती हैं, लेकिन वहां फिनी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी डिटेक्टिव्स को एक भयानक सच का एहसास होता है कि वो गलत घर में आ गए हैं, क्योंकि कातिल तो ठीक सामने वाले घर में रहता था और यह घर तो सिर्फ उसकी कब्रगाह थी। इसी दौरान सड़क के उस पार किडनैपर का भाई मैक्स बेसमेंट का सच जान जाता है
और फिनी को बचाने नीचे आता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किडनैपर पीछे से आकर उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है, जो फिनी के लिए एक और गहरा सदमा था। अब बेसमेंट में सिर्फ फिनी और वो खूंखार कातिल बचे थे। ग्रैबर कुल्हाड़ी लेकर फिनी की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिनी के बिछाए जाल में फंसकर मुंह के बल गिरता है। और यही वो पल था जिसका फिनी को इंतजार था। वो पूरी ताकत से उस भारी फोन से किडनैपर के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार करता है और फोन के तार को उसके गले में लपेटकर कसने लगता है। फिनी पूरी जान लगाकर उस हैवान की गर्दन तोड़ देता है। खौफ का अंत हो चुका था। फिनी सीढ़ियां चढ़कर बाहर की दुनिया में कदम रखता है और घर से बाहर निकलते ही सामने उसकी बहन ग्वेन और पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं। ग्वेन दौड़कर उसे गले लगा लेती है और इसी भावुक पल के साथ यह खौफनाक सफर खत्म होता है, जहां एक बेजान फोन और कुछ बिछड़े हुए दोस्तों ने मिलकर फिनी को मौत के अंधेरे से वापस रोशनी में खींच लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।